नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर में फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश लैंग्वेज वाली सीरीज में दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेशन अर्थात कि अनसीन पैसेज का पार्ट 3 आ चुका है। आज हम बात करेंगे अनसीन पैसेज के पार्ट 3 पर, जो कि सेकेंड यूनिट का लास्ट सेशन होने जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी सेकेंड यूनिट में अगर हम बेसिक लैंग्वेज की बात करें या इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसमें आपको सेकेंड यूनिट में सिर्फ अनसीन पैसेज दी गई थी, 5 अनसीन पैसेज जिस पर हमें डिस्कस करना था और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हो सकते थे उन पर डिस्कस करना था। तो इसमें से दोस्तों हमने 1 से लेकर के 3 तक की जो हमारी अनसीन पैसेज थे उन पर डिस्कस कर चुके थे। ये हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट चल रहा है जिसमें पैसेज 4 और 5 पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और ये वाला सेशन में आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं, अगर नए स्टूडेंट है तो ये सिर्फ बीए नहीं बल्कि बीए के अलावा बीए के साथ ही साथ में बीकॉम और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों इसके अलावा जो डिटेल क्लासेस है हमारी वो सभी आपके लिए प्लेलिस्ट में पिन करवा दी गई है। प्लेलिस्ट सबकी अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से देख सकते हैं। और इन सभी लेक्चरों के लिंक एक ही स्थान पर लेने के लिए आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनसीन पैसेज 1, 2 और 3 हम पिछले 2 पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट 3 है अनसीन पैसेज का, ठीक है ना। इसमें हम पैसेज 4 से स्टार्ट करेंगे अर्थात 4 और 5 पर हम डिस्कस करेंगे। तो पैसेज नंबर 4 जैसा कि हम पिछले सेशनों से करते आ रहे हैं कंटिन्यू, पैसेज मैंने आपके रिवीजन के लिए और आपको समझने के लिए पूरी स्टोरी वाइज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पर करवा दी गई है, ट्रांसलेट करवा करके रख दी गई है ताकि आप आसानी से इसको पढ़ के और समझ सके, ठीक है ना। तो सेशन में हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पर ही मूव करेंगे, चूंकि जो डिटेल जो आपकी पैसेज है ये मैंने इसीलिए आपको प्रोवाइड करवाई है ताकि आप आसानी से पढ़ के और समझ सके पूरी कहानी को, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर का रिवीजन लगा सके, ठीक है ना। जैसा आपने देखा ये कंप्लीट पैसेज है जो मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करके और आसानी से आप इसको एग्जाम टाइम पे रिवीजन कर सकते हैं। चलिए तो पैसेज 4 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आंसर ले उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में सामान्य परिचय दे दूं। जो आज की ये पैसेज 4 है, पैसेज 4 में दोस्तों कुछ विशेष प्रकार की बंदर प्रजातियों के बारे में डिस्कस किया गया है और बताया गया है कि किस किस प्रकार की प्रजाति जो है कहां कहां पर पाई जाती है, ठीक है ना। जिसमें कहीं कहीं पर उत्तर भारत का जिक्र किया गया है, कहीं दक्षिण भारत का जिक्र किया गया है और कुछ विशेष प्रकार की प्रजातियों पर की चर्चा की गई है जो विशेष रूप से भारत में तो पाई जाते हैं लेकिन विश्व में भी, लेकिन फिर भी जो अन्य सामान्य बंदर होते हैं, सामान्य मंकी होते हैं, उनसे थोड़ी अलग प्रजाति होती है इनकी और उनसे ही संबंधित कुछ प्रजातियों की भी हम चर्चा करेंगे इन क्वेश्चन आंसरों में। और साथ ही साथ में उनके निवास स्थानों पर भी चर्चा करेंगे, उनकी अवेलेबिलिटी पर भी चर्चा करेंगे कि कहां पर ये किस प्रकार से पाए जाते हैं, किस किस संख्या में पाए जाते हैं। क्लियर है ना। आइए तो हम पैसेज 4 के 10 क्वेश्चन आंसर लगाने वाले हैं, 10 क्वेश्चन, उसके बाद में पैसेज 5 पर आ जाएंगे हम। चलिए तो दोस्तों पहला क्वेश्चन बोलता है कि रिसस और बोनेट जो प्रजाति होती है बंदरों की विशेष रूप से जो 2 प्रजाति है रिसस और बोनेट प्रजाति, ये कहां कहां पर फैली हुई है, कहां कहां पर पाई जाती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ऑप्शन में दिया गया है माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के पर्वतों पर, या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी इंडिया में, या फिर साउथ इंडिया में, या अलास्का में। तो रिसस और बोनेट प्रजाति जो है बंदरों की ये विशेष रूप से दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है। वैसे तो जो है साउथ इंडिया में पाई जाती है, नर्मदा नदी के दक्षिण में, भारत के साउथ में नर्मदा नदी के दक्षिण में भी ये प्रजाति पाई जाती है, लेकिन जो विशेष रूप से और सर्वाधिक पाई जाती है वो उत्तर पूर्वी भारत में अधिक रूप से पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बोनेट, है ना, इन दोनों में से एक प्रजाति बोनेट प्रजाति बंदरों की। तो बोनेट इज लाइक, जो बोनेट प्रजाति है वो किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं किससे संबंधित है। तो रेडिश ऑरेंज फर से, या चेक पाउचेस से, या प्रोमिनेंट पैच ऑफ रेडिश फर ऑरेंज ऑन इट्स लॉइंस से, या फिर लॉन्गर टेल से। तो जो बोनेट प्रजाति होती है बंदरों की
उसमें एक विशेषता होती है, जब इसकी कहानी आप पढ़ेंगे ना, जो कहानी दी गई है प्रारंभ में, उसको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो बोनेट प्रजाति होती है ये लंबी पूंछ के बंदर होते हैं, और ये रूसस जो अन्य बंदर प्रजाति है उनकी अपेक्षा, जैसे कि रूसस जो बंदर प्रजाति होती है ना, उनकी कमर और जो उनके कमर पर और दुम पर जो है एक लाल और नारंगी कलर का जो है, कलर के जो शेड होते हैं, ठीक है। तो ये लाल और नारंगी कलर का शेड ये बोनेट प्रजाति पर नहीं पाया जाता, इसका अभाव होता है। इसकी सिर्फ एक ही विशेषता है कि इसकी पूंछ लंबी होती है, ठीक है ना, लॉन्गर टेल, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो विशेष रूप से याद रखें, बोनेट प्रजाति जो होती है बंदरों की, रेडिश और ऑरेंज फर का इनमें अभाव होता है। क्लियर है? तो ये निशान जो कहां कहां पर पाए जाते हैं, चलिए अगले क्वेश्चनों में डिस्कस करने वाले हैं इनको भी हम। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रिसेस मंकी एक्सपोर्टेड फॉर, जो रिसेस प्रजाति है मंकियों की, बंदरों की, ये एक्सपोर्ट क्यों की गई थी? अगर हम प्रारंभ की बात करें, प्रारंभिक दौर में रिसेस बंदरों को जो है एक्सपोर्ट किया गया था। क्यों किया गया था? उसका रीजन क्या था? मुंबई बारावली नेशनल पार्क के लिए एक्सपोर्ट किया गया था, या टेस्टिंग न्यूली डेवलप्ड ड्रग के लिए, या फिर एलिफेंटा आइसलैंड किया गया था, या ननो ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नए ड्रग अर्थात कि नई दवाओं के प्रयोग के लिए विशेष रूप से रिसेस प्रजाति को इंपोर्ट किया गया था, ठीक है ना, आपके लिए एक्सपोर्ट किया गया था, एक्सपोर्टेड थी ये। क्लियर है? इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सब आपको हिस्टोरी में मिल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आंसर हम लगा रहे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको हिस्टोरी में मिल जाएंगे, जो प्रारंभ में मैंने दी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। एटलीस्ट मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके देने के पीछे रीजन यही है कि कम से कम एक बार आप पढ़ जरूर लें उसको। अगर पढ़ लेंगे ना, तो इन क्वेश्चनों के अलावा अगर कोई बाई चांस कोई अन्य क्वेश्चन आ गया, तो आएगा इसी स्टोरी से, आप इजीली उसको कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक बार स्टोरी को समझने के बाद में आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है और कॉमन सेंस पकड़ने लगता है, कॉमन सेंस से भी आप राइट आंसर चूज कर लेते हो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिफोर डाइजेशन मकाक मंकी अदर देयर स्टोर देयर फूड इन। क्वेश्चन कहता है कि जो मकाक बंदर होते हैं, ये अपने भोजन को पचाने से पहले कहां पर स्टोर करके रखते हैं? तो दोस्तों मकाक बंदरों की एक विशेष पहचान होती है उनके जबड़े। क्या होते हैं? उनके थिक जबड़े। ये जबड़ों में जो है अपने भोजन को स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है ना, स्टोर करके रख लेते हैं, उसके बाद में फिर उसको अंदर लेते हैं। तो प्रारंभिक तौर से कहां पर स्टोर करते हैं? ये अपने जबड़ों में, इसलिए थिक पाउचेस, इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, थिक पाउचेस, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन बोलता है देयर हैबिटेट, मतलब उनके निवास स्थानों में, या सी बोलता है दोनों में, ए और बी दोनों में, या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन ए होगा, अपने जबड़ों में जो है वो स्टोर करके रख लेते हैं अपने भोजन को प्रारंभिक रूप से, उसके बाद में फिर वो अंदर लेते हैं, फिर पचाते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर फॉर मकाक आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन। मकाक की जो 4 विशेष प्रजातियां हैं वो कहां कहां पर फैली हुई है, जब स्टोरी पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि किस किस प्रकार के जो है ये बंदर पाए जाते हैं और कहां कहां पर ये फैले हुए हैं। तो दोस्तों इसका मैं राइट ऑप्शन इसे ही बता दूं। देखिए पहला ऑप्शन बोलता है कि भारत के दक्षिण में, या दूसरा ऑप्शन बोलता है उत्तर पूर्व में, या तीसरा ऑप्शन बोलता है कि इन चार में से 4 प्रजातियों में से, मतलब 4 प्रजातियों में से एक प्रजाति दक्षिण भारत में और बाकी की 3 प्रजातियां उत्तर पूर्व भारत में पाई जाती है। तो एग्जैक्टली ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। जो मकाक बंदरों की जो 4 विशेष प्रजातियां हैं उनमें से एक प्रजाति साउथ में पाई जाती है अर्थात दक्षिण भारत में पाई जाती है, बाकी की 3 प्रजातियां कहां पर? उत्तर पूर्व में अर्थात नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती है। क्लियर है? इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, बोनेट मंकी बिलोंग टू। जो बोनेट मंकी है ये कहां से संबंधित है? नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, या फिर नन ऑफ दिस। तो बोनेट मंकी दोस्तों हम पहले भी बात कर चुके हैं, बोनेट मंकी, बोनेट और है ना रिसेस मंकियों पर कि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अधिकतम रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। माफ कीजिएगा, सॉरी, जो 4 प्रजातियों की हम बात कर रहे हैं उनमें से जो एक प्रजाति जो साउथ में पाई जाती है ना, वो यही प्रजाति है बोनेट। सॉरी, माफ कीजिएगा,
ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है, सी नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट में कुल बंदरों की अधिकतम संख्या पाई जाती है। कुल बंदरों की, जो ये जिस मकाक प्रजाति की हम बात कर रहे हैं ना, इसमें इस संख्या में जो कुल प्रजातियां हैं उनकी अधिकतम प्रजातियां कहां पर पाई जाती है? नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है अधिकतम। लेकिन विशेष रूप से जब हम बोनेट की बात करते हैं ना, तो बोनेट कहां पर? साउथ इंडिया में। और साउथ इंडिया में भी कहां पर दोस्तों? तो ये नर्मदा नदी जो है ना, नर्मदा नदी के दक्षिण में ये प्रजाति विशेष रूप से पाई जाती है। और मुंबई के भी नेशनल पार्क में कभी कभार देखने को मिल जाती है ये प्रजाति, मतलब कम संख्या में लेकिन देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। लेकिन अधिकतम रूप से दक्षिण भारत की गोदावरी नदी के दक्षिण में पाई जाती है ये, इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वेयर आर कॉमन मंकी फाउंड? वेयर आर कॉमन मंकी फाउंड? जो सामान्य मंकी होते हैं, सामान्य मंकी मतलब सामान्यतः मंकी कहां पर पाए जाते हैं? ये कौन से? बोनेट मंकी की बात हो रही है यहां पर, है ना। बोनेट मंकियों की कंटिन्यू क्वेश्चन है ना, तो यहां पर बोनेट लिखा नहीं है, बोनेट मंकी की बात हुई यहां पर, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। बोनेट मंकियों की चर्चा हो रही है, तो बोनेट मंकियों को लेकर कहा जा रहा है कि सामान्य रूप से ये मंकी कहां पर अधिकतम रूप से पाए जाते हैं? जैसे मैंने अभी बताया आपको, गोदावरी नदी के दक्षिण में, ठीक है ना, गोदावरी नदी के दक्षिण में, साउथ में, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में। क्लियर है? इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हालांकि फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुंबई के नेशनल पार्क में भी ये देखे जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से नहीं, कभी कभार देखे जाते हैं, अन्य बंदर प्रजातियों के झुंड के साथ में कभी कभार देखे जाते हैं, अधिकतम रूप से नहीं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोंगर टेल एंड लैक ऑफ द रेडिस? क्वेश्चन कहता है कि इन चार ऑप्शनों में से ऑप्शन तो बेसिकली दो ही है, रेसेस मंकी और बोनेट मंकी। तो रेसेस मंकी और बोनेट मंकी, इन दोनों प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति है जिसकी पूंछ लंबी होती है? टेल, लोंगर टेल, है ना। लोंगर टेल मतलब पूंछ लंबी होती है, और लैक ऑफ द रेडिस मतलब लाल कलर का अभाव पाया जाता है, लाल कलर के जो निशान होते, जो साइन होते हैं, उनका अभाव पाया जाता है, लाल और ऑरेंज, है ना, रेडिस और ऑरेंज कलर का अभाव पाया जाता है। तो कौन है वो? पहले बता चुका हूं, बोनेट मंकी है। कौन है? बोनेट मंकी। क्लियर है? बोनेट मंकी है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द सिनोनिम ऑफ। यहां पर आपसे सिनोनिम पूछा गया है, सिनोनिम का मतलब समझिएगा, हर एक पार्ट में देख रहे हैं हम लोग सिनोनिम से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें भी दो क्वेश्चन है सिनोनिम के। देखिए दोस्तों, सिनोनिम मतलब कि एक सामान्य सा शब्द, उस शब्द का सिनोनिम शब्द यूज किया गया है इस पैराग्राफ में, या कहें कि इस पैसेज में। और यहां बता भी रहा क्वेश्चन कि पैराग्राफ 1 में रिनोन्ड शब्द का एक सिनोनिम शब्द यूज हुआ है, तो वो कौन सा शब्द है? टेम्परेरी है, स्टोर है, फेवरेट है, या प्रोमिनेंट है? दोस्तों रिनोन का मतलब होता है प्रमुख। प्रमुख क्या होता है? प्रमुख। प्रमुख कह दीजिए, विशेष कह दीजिए, है ना, विलक्षण कह दीजिए, रिनोन का मतलब। क्लियर है? तो इसी प्रकार से अब अगर हम बात करें तो देखिए, टेम्परेरी तो वैसे कट हो जाएगा, स्टोर भी कट हो जाएगा, ठीक, इनका अर्थ अलग निकलता है। लेकिन यहाँ दो शब्द आते हैं, फेवरेट और प्रोमिनेंट। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखिए, फेवरेट शब्द का पैसेज में प्रयोग नहीं किया गया है, विशेष रूप से पैराग्राफ 1 में। पैराग्राफ 1 में फेवरेट शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं है, अगर होता तो हम फेवरेट पर टिक मार देते। लेकिन प्रोमिनेंट शब्द का प्रयोग जरूर किया गया है, जो ये भी जो है प्रमुख, हिंदी, इसका हिंदी अर्थ भी प्रमुख ही होता है या विशेष होता है। क्लियर है? इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी यहां पर सिनोनिम शब्द पूछ रहा है, किसका? इंड्यूरेट का। और इंड्यूरेट का हिंदी मतलब होता है एकदम कड़ा, कड़ाई से पालन करवाना, कड़ा, ठीक है ना। कड़ा मतलब स्ट्रोंग, ठीक है। तो इसके अलावा पूछा गया कि पैराग्राफ 3 में इसके स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो बंदरों को जो मकाक बंदरों का प्रयोग किया, मकाक जो बंदरों को प्रोनाउंस किया गया है ना, तो मकाक बंदरों को यहाँ पैराग्राफ 3 में हार्डेस्ट मकाक नाम से इसको प्रोनाउंसिएशन किया गया है, मतलब बताया गया है, मतलब कि कठोर प्रजाति बताई गई है मकाक बंदरों की। कैसी प्रजाति? कठोर प्रजाति। तो कठोर के लिए इंड्यूरेट शब्द का प्रयोग करने की अपेक्षा कौन शब्द का प्रयोग किया गया है? हार्ड का। हार्ड मतलब हार्डेस्ट रूप में इसका प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना? क्या 10 क्वेश्चन बिल्कुल विस्तार समझ आया आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम पेसेज नंबर 5 पर। पेसेज नंबर 5 पर, ये पेसेज नंबर 5 है, ये 4 लिखा हुआ है, पता नहीं किसको यूज करना भूल जाते हैं। पेसेज 5 है ये, और लास्ट पेसेज है आपके इस हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की।
एक पैसेज है दोस्तों, मैं ऐसे ही समझा देता हूं आप लोगों को। ये पैसेज है एक थॉमस नाम के विद्यार्थी, 15 वर्ष का एक विद्यार्थी है, उस पर ये पैसेज लिखी गई है। वो एक स्कूल में पढ़ता, मतलब विद्यार्थी है तो बेसिकली स्कूल में ही पढ़ेगा। विद्यार्थी है, 15 वर्ष का एक विद्यार्थी है ये, जिसका नाम थॉमस है। और ये इसका जो पूरा दिन जो गुजरता है ना, वो पढ़ने में, खाने और सोने में गुजरता है। इसके अलावा चौथा वो कोई काम करता ही नहीं है, या तो पढ़ता है, खाता है और सो जाता है। ये 3 काम के अलावा चौथा उसके पास कोई काम नहीं है। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि सामाजिक जो अन्य कार्य होते हैं, सामाजिक गतिविधियां जो होती है, उनसे हमेशा ये दूर रहता है, पृथक रहता है। लेकिन एक बार अचानक से ये होता ये है कि वो स्कूल जाता है। स्कूल जाते समय रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति भीख मांगता हुआ नजर आता है उसको, ठीक है। तो वो 2 पल रुक करके सोचता है कि यार, मतलब उसके मन में ख्याल आता है कि ये व्यक्ति बुजुर्ग है, इसे आराम करने की जगह ये भीख मांग रहा है। तो ऐसा क्यों, उसके मन में इच्छा जागृत होती है कि वो उससे पूछे कि आराम करने की जगह ये आप भीख क्यों मांग रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है, उसको एकदम से ख्याल आता है कि अगर वो बुजुर्ग व्यक्ति के पास में अगर गया और उससे बातचीत की तो वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। तो फिर से रुक करके कुछ देर सोचता है। सोचने के बाद में वो बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है, उससे जो है पूछ तो नहीं पाता है, लेकिन भीख मांगने पर कोई उसको भीख नहीं दे रहा था उस बुजुर्ग को। तो वो खुद जेब में से 20 रुपए निकाल करके उसको जो है दे करके और भागते हुए, हाँपते हुए, भागता है तो तेज सांसें चलती है, हाँपेगा व्यक्ति, हाँपते हुए जो है वो स्कूल पहुंच जाता है, ठीक है ना। स्कूल पहुंच जाता है। बस इतनी सी ही ये कहानी थी, इतनी सी कहानी थी। और इसी पर जो है छोटी सी कहानी है, तो क्वेश्चन भी कमी ही होंगे, ठीक है ना। ये जो वर्ड लिखा है स्कूल गैस्पिंग, स्कूल गैस्पिंग, ये मतलब स्कूल चला जाता है, वो हाँपते हुए स्कूल पहुंच जाता है। रीच द स्कूल गैस्पिंग, हाँपते हुए स्कूल पहुंचता है। चलिए, तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है, मात्र 5 क्वेश्चन आंसर है, उन पर हम डिस्कस करेंगे और इसी के साथ में आज का सेशन हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड थॉमस स्पेंड हिज डे। थॉमस अपना दिन कैसे बिताता था, डेली का, रोज अपना दिन कैसे बिताता था। खाना पीना और सोना, ठीक है ना। ओनली डूइंग सोशल एक्टिविटीज, क्या सामाजिक कार्य करता था वो, नहीं। ओनली रीडिंग, ईटिंग और स्लीपिंग, एग्जैक्टली करेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया, पढ़ता था, खाता था और सो जाता था, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड थॉमस सी ऑन हिज वे टू स्कूल। थॉमस ने स्कूल जाते वक्त तो उस रास्ते में किसको देखा, तो उसने एक बुजुर्ग को देखा, दैट्स ऑल। एक बुजुर्ग को देखा, ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है, एक बुजुर्ग को देखा, ठीक है ना। अ हर्मिट मतलब कि साधु को नहीं देखा। पुअर मैन नहीं कहेंगे, पुअर वुमन नहीं, बल्कि कौन था, ओल्ड मैन था। अब ओल्ड मैन के आगे अगर जो है बेगर लिखा होता तो भी हम मान लेते, तभी राइट का निशान लगाते, और ओल्ड मैन और पुअर मैन भी लिखा होता साथ में तो भी हम इसको राइट मारते, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड थॉमस वांट टू आस्क द ओल्ड मैन। वह उस बुजुर्ग व्यक्ति से, मतलब थॉमस उस बुजुर्ग व्यक्ति से क्या पूछना चाहता था। 4 ऑप्शन है, क्या भीख मांगने का कारण पूछना चाहता था, या फिर टू ईट हेल्दी फूड, अच्छा खाना खाने के लिए, खाना क्यों नहीं खा पाता है, खाता या नहीं खाता है, इस बारे में पूछना चाहता था, या फिर टू बैग एज मच एज ही कुड, अधिक से अधिक भीख मांगना के बारे में पूछना चाहता था, या टू रेस्ट इंस्टीड ऑफ बेगिंग, आराम करने के स्थान पर भीख मांगने का कारण पूछना चाहता था। तो एग्जैक्टली ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वह पूछना चाहता था कि बुजुर्ग हो चुका है व्यक्ति तो आराम क्यों नहीं करता, भीख क्यों मांग रहा है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ गैप्स। गैप्स मतलब हाँपना, तेज सांसें चलना, ठीक है ना, तेज सांसें चलना। 4 ऑप्शन यहां दिख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों। हीप का मतलब होता है सांसें लेना, ध्यान सुनिएगा। ब्रीथ का मतलब होता है सांसें लेना, और यहां पर इनहेल का मतलब भी सांसें लेना होता है। लेकिन जो ये 2 केस है ना, ये दो केस सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जो हीप वाला केस है, ये हीप केस जो है दोस्तों, ये तेज जब सांसें कोई भरता है ना, तो उस केस में हीप शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए गैप्स का सिनोनिम होगा आपका हिप्स, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, हाउ मच मनी डिड थॉमस गिव द बेगर
उसने उस बुजुर्ग भिखारी को कितने रुपए दिए थे? थॉमस ने 20 रुपीज दिए थे। मैं आपको बता चुका हूं 20 रुपीज दिए थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। कल के सेशन से हम छोटे छोटे सेशनों के रूप में ही छोटे छोटे से मतलब 10 15 20 मिनट 20-25 मिनट के छोटे छोटे सेशनों के माध्यम से ही जो मैं आपको अब ये थर्ड यूनिट के अंदर जितनी भी ग्रामर है उन ग्रामरों से संबंधित क्वेश्चन आंसर देने वाला हूं। कंप्लीट ग्रामर में 50 से लेकर के 60 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर मैं आपको दूंगा। 50 से 60 क्वेश्चन आंसर दूंगा जिसमें दोस्तों कंप्लीट ग्रामर आपकी उसमें आ जाएगी। एक भी क्वेश्चन इस ग्रामर से बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, ये लिखकर रख लीजिए अभी आप, है ना। कंप्लीटली इसी से आने वाले हैं, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ग्रामर हमेशा सेम होती है, ग्रामर अलग नहीं होती है। ग्रामर से जितने भी संबंधित क्वेश्चन देखिए, ग्रामर में छूटा क्या है यार, कंप्लीट ग्रामर देखिए, आइडम फेरेसिस को ले लिया गया है, पंक्चुएशंस को इसमें ले लिया गया है, मिस स्पेल्ड को ले लिया गया है, जो है इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स को ले लिया गया है, क्लोज टेस्ट जंक्शन कंजंक्शंस को ले लिया गया है, रीऑर्गेनाइजेशन जंबल सेंटेंस को ले लिया गया है, स्पॉटिंग एरर्स। क्या छूटा बताइए? ग्रामर में कुछ भी नहीं छूटेगा, सब इसमें कवर होने वाला है। तो थर्ड यूनिट में जितनी भी ग्रामर आपको दी गई है उनसे संबंधित 50 से 60 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे छोटे छोटे पार्ट के रूप में। क्लियर है? लगभग 5 सेशन थर्ड यूनिट में होंगे, छोटे छोटे सेशन, ताकि आप लोग बोर भी ना हो और सेशन अच्छे खासे चलेंगे और एक एक क्वेश्चन का अर्थ भी आपको समझ आएगा, क्वेश्चन भी समझ आएंगे, आंसर भी समझ आएगा। और एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आंसर आएंगे ना, तो दोस्तों यकीन मानिए बिना पढ़े आप उनको टिक मारने वाले हैं। क्लियर? तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, मॉर्निंग वाली क्लास स्टार्ट हो चुकी है, मॉर्निंग में 9 बजे वाली क्लास, जहां पर हम बीए थर्ड ईयर के फाउंडेशन कोर्स में हिंदी को डिस्कस कर रहे हैं, वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। अभी तक एक लेक्चर ही ले रहे थे, लेकिन अब स्टार्ट कर चुके हैं। तो कल से मॉर्निंग में 9 बजे सेशन आपको डेली देखने को मिलेगा। हिंदी जब तक कंप्लीट नहीं होती है उसके बाद में वहां पर भी बीए थर्ड ईयर में भी जो है इंग्लिश स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, सेम टाइम पर 9 बजे ही। अब 2 क्लासेस बचती है आपकी, मॉर्निंग की 7 बजे वाली जहां पर हम हिंदी साहित्य डिस्कस कर रहे थे बीए फर्स्ट ईयर में, और रात की 9 बजे वाली जहां पर बीए थर्ड ईयर में हम इकोनॉमी डिस्कस कर रहे थे। देखते हैं धीरे धीरे उनको भी स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे, 1-2 दिन में उनको भी स्टार्ट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।